हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। मैं अंशुल सैनी। बच्चों, आज हम डिस्कस करेंगे क्लास 9th विज्ञान। बच्चों, जो हमारा विज्ञान होता है क्लास 9th का, यह है 3 भाग में बटा हुआ होता है। आपका जो विज्ञान होता है 3 भाग में कौन कौन से होता है? भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान और जीव विज्ञान। आज हम पढ़ेंगे रसायन विज्ञान, और रसायन विज्ञान का हमारा फर्स्ट लेसन है द्रव्य की प्रकृति। लेसन फर्स्ट होगा हमारा द्रव्य की प्रकृति। पार्ट 1, द्रव्य की प्रकृति। हमारा फर्स्ट लेसन है द्रव्य की प्रकृति। तो सबसे पहले हमारा जो टॉपिक होगा वो होगा द्रव्य। द्रव्य क्या है? आप अपने क्या डालोगे? द्रव्य। द्रव्य द्रव्य क्या है? द्रव्य प्रत्येक वह वस्तु जो स्थान घेरती है तथा जिसमें द्रव्यमान होता है। प्रत्येक वह वस्तु जो स्थान घेरती है तथा जिसमें द्रव्यमान होता है, द्रव्य कहलाती है। द्रव की 3 अवस्थाएं होती है: ठोस, द्रव, गैस। इनको जैसे ही हम ताप में परिवर्तन करते हैं तो इनमें भी परिवर्तन होना शुरू हो जाता है। जैसे ठोस, द्रव, गैस। अब इसमें क्या होगा? ये सारी के सारी हमारी इक्विलिब्रियम में होती है, यानी साम्य अवस्था में होती है। यहाँ पे अगर इसको हम गर्म करेंगे तो ठोस से द्रव, और इसको अगर हम ठंडा करेंगे तो ये पुनः ठोस में आ जाएगा। तो यहाँ से भी ऐसे ही होगा, गर्म और ये ठंडा। ठीक है। जैसे ही हम ठोस को गर्म करते हैं तो वो द्रव अवस्था में चला जाएगा, और यदि उसको हम द्रव को ठंडा करते हैं तो वो ठोस अवस्था में। द्रव को गर्म करेंगे तो गैस अवस्था में, और इसको ठंडा करेंगे तो द्रव अवस्था में। तो आप द्रव्य में नोट करोगे, द्रव्य क्या डालो आप? द्रव्य। वे सभी वस्तुएं जिनमें द्रव्यमान होता है, वे सभी वस्तुएं जिनमें द्रव्यमान होता है तथा जो स्थान घेरती है, द्रव्य कहलाती है। जैसे हमारे पास ये डस्टर है, ये डस्टर अगर मैं कहीं पे रखूँगा तो ये स्थान घेरेगा, और इसका अपना कोई ना कोई एक वजन है, इसके अंदर कोई ना कोई इसके अंदर भार है। तो यह हमारा क्या हुआ? द्रव्य हुआ। या आपकी बुक है, आप इसको कहीं पे रखोगे तो रखने पे क्या होगी? ये स्थान घेरेगी, और इसका भी अपना कोई ना कोई वेट है। तो प्रत्येक वह वस्तु जिसका अपना कोई वेट होता है और जो स्थान घेरती है, द्रव्य कहलाती है। ठीक है बच्चों। अब मैंने आपको बताया कि द्रव्य की 3 अवस्थाएं होती है जो उनके ताप परिवर्तन के साथ में परिवर्तन होता है। द्रव्य की अवस्थाओं में ताप परिवर्तन के साथ में परिवर्तन होता है। जैसे ठोस है, ठोस को अगर हम गर्म करेंगे तो द्रव, और अगर इसको ठंडा कर देंगे द्रव को तो ठोस। ऐसे ही चलती रहेंगी। अब आप लिखोगे द्रव की अवस्थाएं। द्रव की 3 अवस्थाएं होती है: ठोस, द्रव, गैस। सबसे पहले हम पढ़ेंगे ठोस। क्या डालो? द्रव्य की अवस्थाएं। अब उसमें नोट लिखो, द्रव्य की 3 अवस्थाएं होती है। नंबर 1 ठोस, नंबर 2 द्रव, और नंबर 3 गैस। सबसे पहले हम पढ़ेंगे ठोस। ठोस क्या होता है? वे पदार्थ जिनका आकार व आयतन निश्चित होता है। वे पदार्थ जिनका आकार व आयतन निश्चित होता है ठोस कहलाते हैं। जैसे लकड़ी, लोहा इत्यादि। तो बच्चों, जैसे हमारे पास ये डस्टर है, ये लकड़ी से बना हुआ है, तो इसका जो आकार है, आकार भी निश्चित है, और इसका जो आयतन है, आयतन भी निश्चित है। इसको ऐसा नहीं है कि हम इसको खींच के इसके आयतन को हम चेंज कर देंगे। मतलब ये ठोस है, इसको ना हम खींच के बढ़ा सकते ना इसको कुछ कर सकते। तो क्या होगा? ठोस क्या होगा कि जिसका आकार और आयतन निश्चित होगा, वे क्या कहलाएंगे? ठोस। नोट करो, वे पदार्थ जिनका आयतन व आकार निश्चित होता है ठोस कहलाते हैं।
जैसे लकड़ी, लोहा इत्यादि। अब आपकी नेक्स्ट स्केच है, आप डालोगे ठोस के लक्षण। ठोस के लक्षण, ठोस के लक्षण। ठोस के अंदर क्या क्या लक्षण होते हैं? नंबर 1 होगा ठोस पदार्थ के अणुओं के मध्य, ठोस पदार्थ के अणुओं के मध्य अंतरा अणु का स्थान। ठोस पदार्थों के अणुओं के मध्य अंतरा अणु का स्थान बहुत कम होता है। ठोस अणुओं के मध्य अंतरा अणु का स्थान बहुत कम होता है। मतलब कहने की बात क्या है कि जो ठोस है, ठोस के अणु होंगे तो वे आपस में बिल्कुल सटे हुए होते हैं। जैसे ठोस है कोई, तो इनके जो अणु है वे आपस में बिल्कुल सटे हुए हैं, इनके बीच में कोई भी स्थान नहीं है। ठीक है, तो इनके मध्य जो अंतराणु का स्थान होगा वो बहुत कम होगा। इनके जो अणु है आपस में इस तरह से सटे रहते हैं, ठीक है, कि इनमें से इसको अगर हम दबाव भी डालेंगे तो इसमें कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा। नंबर 2, इनके अणुओं के मध्य, इनके अणुओं के मध्य लगने वाले आकर्षण बल का मान। इनके अणुओं के मध्य लगने वाले आकर्षण बल का मान अधिक होता है। इनके अणुओं के मध्य लगने वाले आकर्षण बल का मान अधिक होता है। मतलब ये एक दूसरे से इस तरह सटे हुए हैं कि बिल्कुल पूरी तरह से एक दूसरे में जो आकर्षण हो रहा है ना, इस तरह से चिपके हुए हैं कि इन्हें अगर हटाएंगे तो हटाने के लिए बहुत ज़्यादा एनर्जी की ज़रूरत पड़ेगी। तो इनके अणुओं के मध्य जो, इनके अणुओं में जो बल लगेगा वो बहुत ही, आकर्षण बल होगा बहुत ही अधिक होगा। इस तरह से जुड़े हुए हैं कि इनको हटाना मुश्किल है। नंबर 3, इनके अणुओं के मध्य, इनके अणुओं के मध्य आकर्षण बल का मान अधिक होने के कारण, इनके अणुओं के मध्य आकर्षण बल का मान अधिक होने के कारण ये स्वतंत्र रूप से, इनके अणुओं के मध्य आकर्षण बल का मान अधिक होने के कारण ये स्वतंत्र रूप से गति नहीं कर सकते। ये स्वतंत्र रूप से गति नहीं कर सकते। मतलब कहने की बात क्या है, ये ठोस है, ये एक दूसरे से इस तरह सटे हुए हैं कि इनमें ये एक दूसरे से गति नहीं कर सकते, इधर से इधर या इधर से इधर एक्सचेंज नहीं हो सकते। ये बिल्कुल एक पूर्ण रूप से सटे हुए हैं। तो जो ये क्या हो गए कि ये स्वतंत्र रूप से गति नहीं कर सकते। गति कब कर सकता है कोई भी मॉलिक्यूल? जब एक मॉलिक्यूल यहाँ पे है, एक यहाँ पे है, या एक यहाँ पे, एक यहाँ पे। किसी बर्तन के अंदर हमने इसको लिया, तो किसी बर्तन के अंदर जैसे हमने इनको लिया तो क्या होगा, ये तो एक दूसरे से सटे हुए हैं, तो ये गति नहीं कर पाने के, तो ये बिल्कुल वहाँ पे फिक्स रहेंगे। और अगर ये स्वतंत्र गति कब करेंगे? जब एक दूसरे से अलग होंगे, जुड़े हुए नहीं होंगे। ठीक है, तो आपने ठोस के लक्षण पढ़ लिए। अब हमारा नेक्स्ट है द्रव। द्रव्य, द्रव क्या होता है? वे पदार्थ जिनका आयतन निश्चित होता है लेकिन आकार निश्चित नहीं होता। वे पदार्थ जिनका आयतन निश्चित होता है लेकिन आकार निश्चित नहीं होता। जैसे जल। अब आप पानी की बात लो, पानी को हम लीटर में माप सकते हैं कि 1 लीटर पानी है, लेकिन जो उसका पात्र होगा, 1 लीटर पानी को हम एक बाल्टी के अंदर रख सकते हैं, एक बोतल के अंदर रख सकते हैं, एक किसी भी बड़े बर्तन के अंदर रख सकते हैं, किसी टब के अंदर रख सकते हैं। तो वहाँ पे क्या हुआ, जो पानी है, पानी का आयतन तो फिक्स हो गया कि 1 लीटर है, लेकिन जो आकार है उसका आकार फिक्स नहीं है। ठीक है, तो आप द्रव की वो डेफिनेशन नोट करो। वे पदार्थ जिनका आयतन निश्चित होता है परंतु आकार निश्चित नहीं होता, द्रव कहलाते हैं। नेक्स्ट, जैसे पानी। अब इसके हम लिखेंगे द्रव के लक्षण। द्रव के लक्षण, इसमें हम क्या करेंगे? द्रव में ठोस की अपेक्षा, द्रव में ठोस की अपेक्षा अंतरा अणु का स्थान कम होता है। द्रव में ठोस की अपेक्षा अंतरा अणु का स्थान अधिक होता है। द्रव में ठोस की अपेक्षा अंतरा अणु का स्थान अधिक होता है। अब इसमें क्या देख रहे हैं हम कि ठोस में क्या था, जो अणुएं थी, अणुएं बिल्कुल सटी हुई थी, तो इनके बीच में जो स्थान था बहुत ही कम था। लेकिन द्रव में हम क्या देखेंगे, जैसे हमारे कोई पात्र है, ये
हमारे पास ये कोई पात्र है, तो इस पात्र में जो द्रव के अणुएं होंगी वो इस तरह से होंगी, पास पास में होगी, लेकिन जुड़ी हुई तो होंगी, लेकिन ये जैसे ठोस में बिल्कुल सटी हुई थी ना, ये सटी हुई नहीं होने की, थोड़ी डिस्टेंस पे होंगी, ये थोड़ी डिस्टेंस पे होंगी। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, द्रव में ठोस की अपेक्षा अंतरा अणु का स्थान अधिक होगा, कि ठोस में बिल्कुल सटे हुए थे ये, और यहाँ पे द्रव में क्या है, एक दूसरे से थोड़े हटे हुए हैं, तो इनमें जो अंतरा अणु का स्थान है वो ठोस की अपेक्षा अधिक है। नंबर 2, द्रव के अणुओं के मध्य, द्रव के अणुओं के मध्य लगने वाले, द्रव के अणुओं के मध्य लगने वाले आकर्षण बल का मान ठोस की अपेक्षा कम होगा। द्रव के अणुओं के मध्य लगने वाले आकर्षण बल का मान ठोस की अपेक्षा कम होगा। वो क्यों होगा, क्योंकि जो ठोस में था, ठोस में जो मॉलिक्यूल थे वे बिल्कुल जुड़े हुए थे, पास पास में थे, ऐसे बिल्कुल ऐसे जुड़े हुए थे, तो जो आकर्षण हो रहा, जब ये बिल्कुल पूर्ण रूप से जुड़े हुए हैं तो इनके मध्य तो आकर्षण अधिक होगा, लेकिन अब क्या हुआ, ये थोड़े हट गए हैं, इनके अणुओं के मध्य अंतराणु का स्थान आ गया है, तो ये हट गए, तो इनके मध्य जो आकर्षण बल होगा वो ठोस की अपेक्षा कम होगा, क्योंकि एक दूसरे से कुछ डिस्टेंस पे आ गए। ठीक है, अब नंबर 3 नोट करो आप, इनके मध्य आकर्षण बल, इनके मध्य आकर्षण बल का मान कम होने के कारण ये ठोस की अपेक्षा स्वतंत्र रूप से गतिशील हो सकते हैं। मतलब इनके मध्य जब अंतरा अणु का स्थानीय आकर्षण बल कम है तो ये गति कर सकते हैं, क्योंकि ये यहाँ से हटे हुए हैं, ये इधर से इधर जा सकता है, ये इधर से इधर जा सकता है, ये इधर जा सकता है, कि ये क्या होगा, ये गतिशील हो सकते हैं, ये गति कर सकते हैं। अब नेक्स्ट पढ़ेंगे हम गैस। गैस क्या होता है, वे पदार्थ जिनका आयतन व आकार निश्चित नहीं होता, वे पदार्थ जिनका आयतन व आकार दोनों ही अनिश्चित होते हैं गैस कहलाते हैं। जैसे वायु, ठीक है, वायु आपकी एक गैस है, इसको हम एक गुब्बारे में भर सकते हैं, गुब्बारे में ही भर सकते हैं हम खुद से तो, लेकिन वातावरण में चारों ओर वायु है, तो इसका ना तो कोई आयतन निश्चित है ना इसका आकार निश्चित है, तो क्या कहलाएंगी, गैस। अब इसका क्या डालेंगे आप नेक्स्ट, गैस के लक्षण। गैस के लक्षण, नंबर 1, गैस के अणुओं के मध्य, गैस के अणुओं के मध्य अंतरा अणु का स्थान ठोस व द्रव की अपेक्षा अधिक होते हैं। गैस के अणुओं के मध्य अंतरा अणु का स्थान ठोस व द्रव की अपेक्षा अधिक होते हैं। वो क्यों होते हैं, क्योंकि अगर गैस जैसे आप सिलेंडर के अंदर भर दोगे या किसी पात्र के अंदर भरोगे तो क्या होगा, इसके जो अणु है वे एक दूसरे से बहुत ही दूरी पर होंगे, इनके मध्य जो अंतराणु का स्थान होगा बहुत ही अधिक होगा, इनके अणु एक दूसरे से बहुत ही दूरी पर होंगे। नंबर 2, गैस के अणुओं के मध्य लगने वाला आकर्षण बल का मान नगण्य होता है। गैस के अणुओं के मध्य लगने वाले आकर्षण बल का मान नगण्य होता है। क्यों, क्योंकि इनके बीच में कोई आकर्षण ही नहीं है, ये देखो कितने डिस्टेंस पे है, ये एक दूसरे से बहुत ही काफ़ी डिस्टेंस पे है, तो इनके मध्य तो आकर्षण होने का कोई मतलब ही नहीं है, बहुत दूर है, तो इनके मध्य जो आकर्षण होगा वो नगण्य होगा। नंबर 3, गैस के अणु, गैस के अणुओं को जिस पात्र में रखा जाता है, गैस के अणुओं को जिस पात्र में रखा जाता है यह उसी का आकार ग्रहण कर लेते हैं। गैस के अणुओं को जिस पात्र में रखा जाता है यह उसी का आकार ग्रहण कर लेते हैं। जैसे आप गैस सिलेंडर में गैस भरवाने जाते हैं, आप 2 किलोग्राम का लेके गए तो 2 किलो गैस भरवाएंगे, यदि आप 5 का लेके गए तो उसमें 5 किलो आ जाएगी, या 5 किलो में आप 1 किलो भरवा रहे हैं, 5 किलो के सिलेंडर के अंदर आप 1 किलो गैस भरवा रहे हैं, तो वो जो गैस होगी वह 5 किलोग्राम सिलेंडर के अंदर ही अपना स्थान घेर लेगी। ठीक है, और इनके मध्य जो गति होती है, जो गैस के अणु होते हैं ये ठोस व द्रव की अपेक्षा बहुत ही गतिशील होते हैं, ये स्वतंत्र रूप से गति कर सकते हैं, क्योंकि ये जब एक दूसरे से जुड़े हुए नहीं है तो ये आराम से स्वतंत्र रूप से गति कर सकते हैं।
ठीक है बच्चों, यदि आपको इस टॉपिक में कोई भी डाउट हो तो आप अपनी प्रॉब्लम मेरे से शेयर कर सकते हैं। थैंक यू।